नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजस्थान में राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीनों प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने अपना नामांकन आज दाखिल किया है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी मौजूद रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी घनश्याम तिवारी ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष चंद्रा को मैदान में उतारकर इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। अब बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा ने भी राज्यसभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। अब इसके बाद माना यह जा रहा है कि बीजेपी चुनावों में क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश करेगी। सुभाष चंद्रा के मैदान में उतरने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल पहले भी बीजेपी ने यही हथकंडा अपनाया था, लेकिन वो उस समय भी फेल हुए थे और इस बार भी इनकी हालत और ज्यादा बुरी होगी। बीजेपी का यह पुराना तरीका है। भाजपा चुनाव में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। सीएम ने आगे यह भी कहा कि विधायकों की संख्या बल होने के बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग करने के इरादे से बीजेपी ने 5वां उम्मीदवार मैदान में उतारा है। अब सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी हमारी सरकार गिराना चाहती थी, लेकिन निर्दलीय बीटीपी, बीएसपी, सीपीएम विधायकों ने ही हमारी सरकार बचाई और वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये खेल पहले भी इनका फेल हो चुका है एक बार। मुझे याद है 15 साल पहले भी यही खेल खेला था। इनके खुद के विधायक बीजेपी के साइन करते हैं और इंडिपेंडेंट के नाम से फॉर्म भरवाते हैं। सुबह कहा गया कि बीजेपी उम्मीदवार है दूसरे हमारे, फिर बाद में घबरा करके बदल गए कि नहीं तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये तो इनकी स्थिति शुरुआत के अंदर ही, तो शुरुआत इनकी ऐसी हुई है। इस बार भी सुभाष चंद्र जी को खड़ा कर दिया है और इनको पता है कि हमारे पास पूरा वोट नहीं इनके पास में। उसके बावजूद ये क्या हॉस्टेडिंग करेंगे यहाँ पर, फिर माहौल खराब करेंगे प्रदेश के अंदर। तो ये कब तक प्रदेश को बिगाड़ना चाहते हैं लोग। कहा है कि आज जो हालात है, हमारी पार्टी का भी हालात अपन जानते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो फांसी से लोग बैठ गए देश में आकर के, आज पूरा देश चिंतित है, तनाव में है, हिंसा में है। पत्रकार, साहित्यकार, लेखक तमाम आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहा है। ऐसे माहौल में 3 वरिष्ठ नेताओं को अगर चयन किया गया, सोच समझ के किया गया, पार्टी के इंटरेस्ट में किया गया, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता स्थानीय समझते इन बातों को। ऐसे वक्त में खुद का नीति जो भावना है उसको छोड़ के भी जो फैसला हाईकमान करती है उसके ऊपर मोहर लगाने वाले लोग हमारे यहाँ पर समर्पित कार्यकर्ता नेता हैं और वो सब मिलकर के 3 सीटों जिताने में लगे हैं। वो तमाम बीजेपी के जो नेता मुख्यमंत्री बने फिरते हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा है कौन ऊपर अपना नंबर बढ़वाए। इसलिए इस प्रकार से इन्होंने जो फैसला करवाया है हाईकमांड से, इनको मैं समझता हूं महंगा पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय विधायक व दूसरे हमारे मित्र राजनीतिक दल, उन सब के मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजस्थान की विधानसभा में है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक हैं? 71। ठीक बात है अध्यक्ष, 71 विधायक हैं। आज सुबह पहले उनके अध्यक्ष और उनके नेतागण आए और आपको उन्होंने बयान दिया कि भाजपा का दूसरा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 2 घंटे में भारतीय जनता पार्टी अपने बयान से मुकर गई और फिर उन्होंने कहा कि वो एक निर्दलीय विधायक को समर्थन देंगे। 3 सीधे सवाल हैं। अगर भाजपा के पास 71 ही विधायक हैं और एक सांसद चुनने के लिए 41 विधायक चाहिए, तो भाजपा अपने 31 विधायकों की वोट देकर 41 वोट कैसे ले पाएगी? दूसरा सवाल, पहले भाजपा कहा कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया, पर निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी निर्दलीय ने समर्थन नहीं दिया। निर्दलीय उम्मीदवार के पर्चे पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दस्तखत हैं। ये किस प्रकार के निर्दलीय उम्मीदवार हैं? और तीसरा, ये निर्दलीय उम्मीदवार तो भाजपा के सांसद थे,
कुछ दिनों पहले तक हरियाणा से, तो वो निर्दलीय कैसे हैं? विधानसभा के अंदर एआईसीसी ने जो 3 राज्यसभा के उम्मीदवारों को चयन किया था, उन 3 साथियों का आज नामांकन यहाँ पर हुआ है। गुरबाज सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और सुरजेवाला जी। और सभी जानते हैं विधानसभा में जो संख्या बल है उसके आधार पर 125 से ज़्यादा विधायक हमको, सरकार को, पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो 3 उम्मीदवार पार्टी ने यहाँ पे आज उनका नामांकन करवाया है, तीनों हमारे उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत कर आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों भी राजस्थान का, यहाँ के लोगों का विश है, उसमें अपना योगदान देंगे। और आज अच्छे माहौल में सभी साथियों के साथ उनका नामांकन हम लोगों ने भरवाया है। चाहता हूं कि जो जिनको मैं योग्य लगूं वो मेरे पक्ष में मतदान करें। अब मैं जिसको जिसने मेरी विधानसभा में प्रशंसा की है उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो 5वें उम्मीदवार के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि चौथी सीट पे सुभाष चंद्रा के निर्दलीय के तौर पे नामांकन भरने के बाद कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने अपना नामांकन भरा। और कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए हैं। अब कांग्रेस के खुद के 108 विधायक हैं और सहयोगी दल और निर्दलीयों को मिलाकर कांग्रेस के पास टोटल 126 वोट होते हैं। तीनों सीटें जीतने के लिए कांग्रेस को 123 वोट की जरूरत है और भाजपा के पास 71 वोट हैं। ऐसे में घनश्याम तिवारी को 41 वोट लेकर के तो वो आसानी से जीत जाएंगे। सुभाष चंद्रा के लिए भाजपा के 30 वोट बचेंगे और चुनाव जीतने के लिए सुभाष चंद्रा को 11 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब निर्दलीय विधायकों पर व्हिप लागू होता नहीं है, ऐसे में निर्दलीय विधायकों पर ही सुभाष चंद्रा की नजरें रहेंगी और शायद इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि जो पूरी स्थितियां हैं वो इस तरह की बनी। और इसको लेकर के अब सवाल उठने शुरू हो गए कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब तक ये तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा गया था तब तक इस तरह की जो स्थितियां थी वो नहीं लग रही थी। लेकिन अब जैसे ही सुभाष चंद्रा का नाम सामने आया है उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर राजनीति गर्मा रही है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर निमिषा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी के नेता हैं। डॉक्टर निमिषा जी, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र मेघवाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, चूंकि अभी हम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सुन रहे थे, आपके तमाम नेताओं को भी हमने सुना। सीधे तौर पर आप लोग का आरोप यह है कि जिस तरह से सुभाष चंद्रा को निर्दलीय के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश में है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? पहला रिएक्शन मैं आपका इसी के ऊपर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, जहां तक आपने कहा कि ये जो 5वां उम्मीदवार उतारा है, जबकि इस चुनाव के अंदर 4 ही सीटें हैं और राज्यसभा की एक परंपरा रही है कि जितने मतलब वोट होते हैं जिस भी दल के पास में, उसके अकॉर्डिंग ही वो होता है। ये हमारी संसदीय परंपराओं की एक बहुत बड़ी खूबसूरती रही है कि राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बात होती नहीं है, लेकिन ये इनका चरित्र है, ये हर बार ऐसा करते हैं। और जैसा कि शुरू में भी बताया गया कि भाजपा इनको ये निर्दलीय प्रत्याशी बता रहे हैं, पहले ये कह रहे थे कि भाजपा 5वां उम्मीदवार उतार रही है। तो आप सोचिए कि जो कुछ दिन पहले तक राज्यसभा से भाजपा का सांसद था हरियाणा से राज्यसभा में, वो आदमी निर्दलीय बन गया। मतलब आप देखिए इनके चरित्र की बात देखिए, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। और दूसरा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा का पर्चा भरवाया गया, उसमें एक भी निर्दलीय विधायक ने वहां पर साइन नहीं किए, वहां पे पूरे के पूरे भाजपा। तो इसको आप भाजपा का प्रत्याशी ही बना देते। तो भाजपा की तो नैतिक हार इस चुनाव से पहले ही हो चुकी है कि वो एक आदमी को निर्दलीय प्रत्याशी बताती है जिसको कि भाजपा के विधायक ही उसके पर्चे पे साइन करते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि भाई आपका सांसद था ये राज्यसभा से और उसको आपने यहां पे उतार दिया। तो भाजपा की मंशा पूरी तरीके से इस संसदीय लोकतंत्र का अपमान करने की रही है और ये हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद फरोख्त की राजस्थान के अंदर एक अच्छा माहौल होता है, उस माहौल को खराब करने की इनकी जो कुचेष्टा है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। हमने अपने जो 3 वरिष्ठ कांग्रेस नेता उतारे हैं जो पूरी तरीके से फ्रंट पे जाके भाजपा की या एनडीए सरकार की। राजेंद्र मेघवाल जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, पीसीआर थोड़ा ध्यान दें, मुझे स्टूडियो में आवाज गेस्ट की नहीं मिल रही है, पहले इसको सही करें।
डॉक्टर निमिषा जी, मैं तब तक आपका रुख करता हूं। डॉक्टर निमिषा जी, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो भी अभी हम लोग जो सीटों का गणित देख रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि 11 वोट तो कम पड़ेंगे अगर हम लोग सुभाष चंद्रा जी को देख रहे हैं कैंडिडेट के तौर पर। आप कैसे ये 11 वोट आप लोग लाएंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का सीधा आरोप अब आपके ऊपर लगना शुरू हो गया है। लोकतंत्र के परिदृश्य में जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता में बने रहने के लिए अपने शासन का, प्रशासन का दुरुपयोग किया है, वो निर्दलीय देख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 वर्ष पूर्व भी इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए अपने लोगों को बहुत लालच दिया था, निर्दलियों को बोला था हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे, और किस तरह से रोका था उनको। वही प्रयास ये करेंगे। अब इनको जनता के बीच में जाना है। तो आप ये देखिए, जो बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात करती है, खुद एलिफेंट ट्रेडिंग में माहिर है। खुद कांग्रेस ने बसपा के 2 बार इन्होंने बसपा पार्टी से लड़े हुए विधायकों को, जीते हुए विधायकों को आप देखिए कि उनको खत्म कर दी उनकी पार्टी और मर्ज करा लिया। तो खुद एलिफेंट ट्रेंडिंग में माहिर कांग्रेस पार्टी आज हॉर्स ट्रेंडिंग की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और आप देखिए राज्यसभा के अंदर जिस तरह से धर्मशाला बनाया इन्होंने राजस्थान को, राजस्थान का कोई मूल प्रत्याशी नहीं है इनके पास में, राजस्थान के किसी को लायक नहीं समझा इन्होंने कि उसको राज्यसभा का प्रत्याशी बना दे। तो आज जो कांग्रेस बुरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है, और अंतरकलह इनका इतना जोरों पर है कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायकों के लो या अन्य लोगों के लो, तो इनके सहायक विधायकों के लो, सभी के पत्रावली या स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं। खुद कह रहे हैं ये कि इनका एक विधायक कह रहा है कि भाई यदि इनकी जांच सीबीआई से नहीं कराते तो हमारा मंत्री अरेस्ट हो जाता। और अभी आसपास सभी जगह से, चाहे वो हार्दिक पटेल का स्टेटमेंट हो कि रघु शर्मा जी कह रहे हैं कि वहां पर तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी राजस्थान में। तो ऐसी अंतरकलह की स्थिति में राज्यसभा की रण में बाहरी लोगों को ला करके राजस्थान को एक तरह से धर्मशाला बना दिया, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर तो निमिषा जी, मतलब आप ये आश्वस्त हैं कि उधर से ही विधायक टूटने वाले हैं, क्योंकि आपको वोट अगर चाहिए है तो भाई जो अंक गणित है उसमें तो आपको 11 तो चाहिए, तो आपके पास तो वो है नहीं। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जो उधर के हैं वो आने ही वाले हैं आपके साथ? आप ये तय मान के चल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आयुष जी, परिस्थितियां जो है कांग्रेस ने शासन प्रशासन की जो हालत कर रही है उस आधार पर 1 साल बाद अब इनको लोकतंत्र के जिसे कहते हैं ना परीक्षा में खरे उतरने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो विधायक कोई रिस्क नहीं लेंगे, और निर्दलीय विधायकों को भी जनता के सामने जाना है, जनता के कोई काम ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, और निश्चित तौर पर ये सभी विधायक जो है इनके जो सपोर्टर कहलाने का दबाव डाल रहे हैं बार-बार मुख्यमंत्री जी, वो हमारी और आएंगे। मेघवाल जी जवाब दीजिए। आयुष जी, मैं तो शुरू में भी जैसा मैंने कहा था कि ये जो सुभाष चंद्रा है वो निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन भाजपा के लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो यहीं पे इनका जो झूठ है वो बिल्कुल पर्दाफाश हो रहा है कि बार बार जाके उसी का वो करते हैं, जबकि तय बात है कि 71 वोट है इनके खुद के और 41 वोट किसी सीट को चाहिए। तो 30 वोटों से वो उस निर्दलीय आदमी को कैसे जिताएंगे? और वो निर्दलीय आदमी भी एक बिजनेसमैन है। भाजपा बिजनेसमैन और खरीद फरोख्त और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये अपने आप में एक है। 2 साल पहले भी राजस्थान की सरकार गिराने के लिए इन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन राजस्थान की सरकार ये नहीं गिरा पाए, तो ये पूरी तरीके से विफल हुए। आपको पता होगा गुजरात के अंदर भी इन्होंने राज्यसभा चुनाव के अंदर गड़बड़ की थी, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त वहां के वो थे, उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल किया। तो आज यहां पर भी इनकी दाल नहीं गलने वाली और ये उल्टा पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि आपके पास में अगर संख्या बल नहीं है तो आप हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा कैसे देंगे? अगर इनके पास में लोकतंत्र, हमारे पास में 126 वोट है, हमने 126 वोट है, 126 वोट है, आपको तो 15। सुनिए, आपको पता होगा, सुनिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुनिए आयुष जी। हमने विधानसभा के अंदर विश्वास मत प्राप्त किया था, उसके अंदर इनके 2 विधायक भाग गए थे। तो आज इनसे पूछिए कि ये अपने विधायकों को खुद नहीं संभाल सकते, उसके बाद में ये हमें कह रहे हैं। जब हमने दोबारा जब विश्वास मत प्राप्त किया और इन्होंने भाजपा ने, चलिए निमिषा जी पहले सुन लीजिए, निमिषा जी पहले सुनिए, देखिए आपको मैंने समय दिया, अभी मेघवाल जी की बात को सुन लें, पहले मेघवाल जी की बात कंप्लीट होने ये नहीं सुनेंगी, क्योंकि
सुनिए, ये नहीं सुनेंगे क्योंकि मेरी बात मैं बता दूं आपको आयुष जी, ये नहीं सुनेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरी बात सुनिए, जब हमने इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, उस वक्त हमने अविश्वास प्रस्ताव के अंदर हम जीते ही नहीं, उल्टा भाजपा के 2 विधायक भी सदन से गायब रहे। तो आप इनसे ये पूछिए कि उस वक्त इनका फ्लोर मैनेजमेंट क्यों फेल हो गया था, ये वो कहते थे। और तब हमने करीबन 124 वोट लिए थे, उसके बाद में हमने मतलब उपचुनाव के अंदर 3 सीटें और जीती। तो आज हमारे पास में 126 सीटों का समर्थन है, हमें 123 चाहिए। और इनसे पूछिए कि इनको 11 वोट आएंगे किसके। आप इस चीज को खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा देने वाले भाजपा के लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अपने भाजपा सांसद को ये निर्दलीय बना के लाते हैं। और नहीं, ठीक बात है, लेकिन निमिषा जी इस बात का भी जवाब दीजिएगा। राजेंद्र जी ने जो बात कही है, दूसरा ये है कि जब हम लोग संख्या बल देख रहे हैं तो उसमें अगर आप लोग सुभाष चंद्रा जी को नहीं लाते तो मुझे लगता है कि फिर ये पूरा मामला उठता ही नहीं। जब है नहीं वोट तो फिर उनको लाने की जरूरत क्या है? फिर तो लोकतंत्र को या फिर इन सारी चीजों को लेकर के सवाल उठाना लाजमी है, और वो कांग्रेस उठा रही है। इनकी नियत में खोट है आयुष जी, इनकी नियत में मैं निमिषा जी से जवाब लेता हूं। इनकी नियत में खोट है, निमिषा इनकी नीति स्पष्ट ठीक है। मेघवाल जी, अब निमिषा जी जवाब दीजिए। जी, जिसकी नियत में जनता को लूटना हो, वो कांग्रेस आज यहाँ पर अरे लूट के तो आपने देश के संसाधन बेच दिए निमिषा जी, पूरे देश के संसाधन बेच दिए। आपने LIC बेच दिया, आपने ONGC बेच दिया, आपने कोल इंडिया बेच दिया, देश के सारे पवन हंस बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया आपने। चलिए मेघवाल जी अब आप देखिए, मेघवाल जी आप सुनिए, मेघवाल जी अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। नहीं, निमिषा जी को आप बोलने दीजिए। देखिए उन्होंने आप इंटरप्ट किया था, मैंने उनको रोका था, अब उनकी बारी। हाँ, निमिषा जी कंप्लीट करें। मेघवाल जी बैठ करके बखान कर रहे हैं। देखिए आयुष जी, कांग्रेस के खुद के 20 विधायक छोड़ करके माननीय सर में जाके बैठ जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे से तो सब संतुष्ट है। ये कैसी संतुष्टि है? और आप अपने खुद के विधायकों के पत्रों का जवाब दीजिए ना। संयम लोढ़ा जी ने लिख के दिया है, बताइए आप उनको कि क्यों बाहर के प्रत्याशी लेकर आए हैं आप। और यहाँ पर जलालत भरा मंत्री पद अस्वीकार कर रहे हैं अशोक चांदना जी। इनका तो मैनेजमेंट हो नहीं रहा। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम एकजुटता के साथ में, अनुशासन के साथ में भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक, हर कार्यकर्ता राष्ट्रहित की बात करता है। ये यहाँ पर बैठ करके कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे इतना झूठ बखान कर रहे। कब आया विश्वास पत्र? आपको पता होना चाहिए, आपका अविश्वास प्रस्ताव किसने पेश किया था? आपको पता ही नहीं है। आप देखिए गवर्नर हाउस में बैठ गए और वहां तो पर बैठ करके अपने SOG में पता ही नहीं है, पूरी तैयारी करके आया करो निमिषा जी, आपको पता नहीं है कुछ भी। SOG का पत्र दिखाऊं मैं आपको? हाँ, दिखाओ। अपने उप मुख्यमंत्री को लिख के दिया था। ये बौखला गए, ये 3 बाहर से प्रत्याशी आए, इनकी खुद की कदर तो कांग्रेस पार्टी करती नहीं है। और यहाँ पर बैठ करके एक झूठ का प्रपंच रचते हैं। कांग्रेस ने न शिक्षा को छोड़ा, न कृषि को छोड़ा। आपने देश के संसाधन बेच दिए, आपने देश के संसाधन बेच दिए, आपने LIC बेच दिया, आपने एयर इंडिया बेच दिया, डॉक्टर निमिषा जी, आपने पूरे के पूरे देश के संसाधन बेच दिए। देश के अंदर डॉक्टर निमिषा जी, सबसे ज्यादा, देश के अंदर महंगाई सबसे ज्यादा। राजेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखें, डॉक्टर निमिषा जी देखिए राज्यसभा चुनावों पर आते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने ये कहा कि इनसे असंतुष्ट हैं, अगर इनसे असंतुष्ट हैं वो निर्दलीय या फिर इनके खुद के भी विधायक, तो जब आज पर्चा भरा जा रहा था, जब नामांकन भरा जा रहा था, तो भाई कम से कम उसमें वो प्रस्तावक के तौर पर तो दिखना चाहिए था ना। वहां तो किसी निर्दलीय ने प्रस्तावक के तौर पर अपने नाम को नहीं वहां पे अंकित करना जरूरी समझा। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो आपके साथ में? इसका मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप लोग वोटिंग तक का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है? निमिषा जी देखिए आयुष जी, ये जो अभी आज शासन का दुरुपयोग करके जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक एक वोट दीजिए आप मुझे, मेरी इज्जत बनाए रखिए। अरे इज्जत तब बना के रखते ना, इज्जत की दुहाई देकर के विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को वो निवेदन कर रहे हैं। और कल तो पूरे विधायक पहुंच नहीं पाए इनके, और बार बार मीटिंग CMR में बुला करके राज्यसभा का प्रेशर बना करके जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है वो पूरी जनता देख रही है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हम एकजुटता से साथ बैठे हैं, लेकिन भयभीत तो कांग्रेस है। इनकी स्थिति ये है कि जब मुख्यमंत्री जी अपनी इज्जत की दुहाई दे करके लोकतंत्र का माहौल निमिषा जी अभी तो आपने कहा कि इनकी सरकार बैसाखी के सहारे, भाई जिसके सहारे आप कह रही हैं कि सरकार चल रही है, अगर वो निर्दलीय आपके साथ में हैं तो उनको तो इंडिविजुअली किसी को भी वोट करने का अपना राइट है, वो किसी के प्रेशर में थोड़ी ना है।
वो तो आपके साथ आ जाते या फिर वो सुभाष चंद्रा जी के उस पेपर पे साइन करते कि नहीं हम इनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो कोई दिखा नहीं है, वो कोई दिखा नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं निर्दलीय हैं जो इनसे नाराज हैं या जो असंतुष्ट हैं वो आपके साथ में आ जाएंगे, तो वो अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये इंतजार वोटिंग तक का क्यों हो रहा है? निर्दलीय नाराज हैं वो तो देखिए ना, बलजीत यादव ने सेंट्रल पार्क की रेस जब करनी चालू की थी और उनके खुद मंत्री जाकर के उस रेस को रोकने गए थे, वो सबके सामने उनकी नाराजगी जग जाहिर है, कहीं रुकी नहीं है। आप तो मुझे ये बताइए ना, मुख्यमंत्री जी अपनी इज्जत की दुहाई दे रहे हैं और रातों रात ट्रांसफर्स को क्यों खोला गया? जैसे राजा महाराजा तानाशाह नहीं होते थे, अपनी जागीर बेच दिया करते थे, उस तरह से शासन में ट्रांसफर को खोल करके अपनी जागीर को बेच दिया। एक वोट की खातिर इन्होंने जनता में तानाशाही हवाले कर दी और आज ये राजस्थान की मुगल कालीन तानाशाही को जनता जानती है, इसलिए निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और आप देखिएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि लोकतंत्र की परिदृश्य में अब उनको जाना है और राज्यसभा का चुनाव ये कैसा है कि जन भावना के अनुरूप अपनी आवाज वो सुनेंगे। और आप देखिए कि निर्दलियों को, और आप बीटीपी तो उनका वैसे ही साथ छोड़ चुकी है, आरएलपी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप निश्चित तौर पर सब परिस्थितियां बदली हुई हैं और हमने मेघवाल जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मेघवाल जी यहाँ पर यह भी है कि देखिए अगर आप ये कहेंगे मेघवाल जी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले हैं तो ये तोड़ेंगे तो आपकी ही पार्टी से, तो अगर वहां से कोई टूटने को तैयार होगा तभी तो ये तोड़ पाएंगे ना। तो आपकी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं है या सरकार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? ये कैसे खींच के ले जाएंगे? मेघवाल जी मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर निमिषा जी कितनी भी कोशिश करें, मेघवाल जी मेरा सवाल है निमिषा जी कितना भी कोशिश करें मेघवाल जी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके दिल में ना हो तो आप टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। कुछ तो होगा ना आपके भी मन में। तो अगर ऐसे ही आपके विधायक वहां चले जाएंगे तो उसमें उनसे ज्यादा तो जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप उनको इंटैक्ट करके रखिए। क्यों ये डर है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे और आपके यहां हो जाएगी हॉर्स ट्रेडिंग? ये डर क्यों सता रहा है? हम नहीं मैं अरे ये एक प्रयास करने की कोशिश है और ये प्रयास में कभी कामयाब नहीं होंगे। हम तीनों सीटें पूरे कन्विंसिंगली जीतेंगे और इनको पूरा मतलब अच्छा जवाब देंगे। आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ये घनश्याम तिवारी जी को इन्होंने भाजपा का राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है, उस घनश्याम तिवारी जी के अंदर और वसुंधरा जी के बीच में क्या अदावत थी, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। उनके चक्कर में उन्होंने भाजपा छोड़ी थी, अपना निर्दलीय मतलब एक पार्टी अलग बनाई थी, उसके बाद कांग्रेस में आए थे और फिर बाद में वापस आए और तख्ती लगाकर वो उनके बंगले के सामने बैठ गए थे। तो आप इनको सोचिए कि ये जो अपवित्र गठजोड़ है या सत्ता की जो मतलब अवसरवादिता है, इसको आप देखिए आज कहां है विचारधारा। घनश्याम तिवारी जी से पूछिए तो वो कहेंगे कि नहीं मेरा तो अब हो गया। अरे भाई आप इस चीज को देखिए, भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मेघवाल जी भाई विचारधारा की बात तो ना ही करें, विचारधारा की बात तो ना करें, राजनीति में विचारधारा की बात तो ना ही करें। देखिए जिसको जो सूट करता है वो वहां पर जाकर के अपना अपना गठबंधन करता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने बेमेल गठबंधन नहीं किए हैं, कांग्रेस ने भी बहुत बेमेल गठबंधन किए हुए हैं। वहां विचारधारा कहां चली गई? आपकी और शिवसेना की विचारधारा एक हो गई, महाराष्ट्र में आपने गठबंधन कर लिया जाकर के। इसलिए राजनीति में देखिए सब लोग वक्त का इंतजार करते हैं मेघवाल जी, सब वक्त का इंतजार करते हैं, फायदा देखते हैं कि कहां पर किसका ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप ये ना कहें कि बीजेपी और बीजेपी आपको नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों लोग ऐसे ही। आयुष जी अरे भाई सुनोगे भी या नहीं, लगातार आप ही बोलते रहोगे, सुनोगे तो सही। मैं ये कह रहा हूं कि घनश्याम तिवारी जी की और वसुंधरा जी की विचारधारा एक ही थी, तो फिर उनके बीच में किस बात की लड़ाई थी? उनके बीच में लड़ाई क्या जमीनों की लड़ाई थी क्या? आप सोचिए ना। नहीं तो ऐसे तो विचारधारा भाई अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट की भी एक ही है। ऐसे तो गहलोत जी और सचिन पायलट की भी विचारधारा एक ही है। अरे यार आप विचारधारा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, एक ही पार्टी में तो है, तो पार्टी के अंदर तो ये होता है। तिवारी के अंदर और वसुंधरा के बीच में क्या लड़ाई थी? मैं कह रहा हूं पार्टी के अंदर तो एक चीज होती ही है ना। मैं आपको कह रहा हूं कि क्या वो मुद्दे खत्म हो गए? आज घनश्याम तिवारी जी किस तरीके से विधायकों से वोट मांग रहे हैं कि अगर मैं योग्य हूं तो मुझे वोट दीजिए, तो उनको तो अपनी योग्यता पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि वो अपनी अयोग्यता साबित कर चुके हैं। तो आज आप इस चीज को देखिए, भाजपा पूरी तरीके से अपने आप के अंदर कंफ्यूज है कि उसको एक निर्दलीय प्रत्याशी को लाना पड़ता है और उसको कहना पड़ता है कि ये हम इसको समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था तो आप उसको भाजपा का प्रत्याशी बनाते। आपके अंदर ये सवाल सही है, ठीक है मेघवाल जी, ये सवाल आपका वैलिड है। इसका जवाब मैं निमिषा जी से लूंगा। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद इसके बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में चर्चा आज राज्यसभा चुनावों की कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के आज नामांकन का आखिरी दिन था। सभी कैंडिडेट्स ने अपने अपने नामांकन को आज दाखिल किया है, लेकिन एक सवाल जो कि राजस्थान की राजनीति में इस समय बड़ा हो रहा है वो है पांचवें कैंडिडेट के नामांकन को लेकर के। ये पांचवां कैंडिडेट यानी कि जिस तरह से यहां पर उतारा गया है, उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप लगे हैं उसके मायने क्या हैं, आज इसी पर चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर निमिषा जी, अब मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले राजेंद्र मेघवाल जी ने जो सवाल उठाया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सुभाष चंद्रा जी को अगर आपको इतना ही यकीन था तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बना करके उतारना चाहिए था। निर्दलीय के तौर पर उनको क्यों सामने ला रहे हैं? और आप ये नहीं कह सकते कि वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में जब आपने उनको भेजा था तो वो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। अब निमिषा जी, ऐसा क्यों किया, इसका भी जवाब आप लोग को देना होगा। आयुष जी, जिस तरह से कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स के साथ में भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमने उनको अपना बनाया, उनका मीडिया क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और सार्वजनिक जीवन में उनका कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी के लिए है, उस आधार पर भाजपा ने उनको समर्थन दिया है। आप देखिए कि कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी बाहर हैं, तीनों अलग अलग स्टेट से हैं और तीनों का राजस्थान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। ये स्थिति है कांग्रेस की, और कांग्रेस अपने आप में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसने लगभग 55 वर्षों पर तक राजस्थान में राज किया है। उसके बावजूद भी इनके पास एक भी कैंडिडेट ऐसा इस स्तर का नहीं है कि जिसको राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जा सके। मुख्यमंत्री जी ने अपनी इज्जत की दुहाई देकर के वोट तो मांग लिए। मैं ये पूछती हूँ मुख्यमंत्री जी, जब 4 वर्ष की बच्ची को उठा करके ले गए और जिस तरह से दरिंदगी की गई उसके साथ, तब आपकी इज्जत नहीं लुट रही थी, तब आपकी इज्जत नहीं जा रही थी। और आप ये देखिए, हाथों हाथ ट्रांसफर खोलना और विधायकों को मनाने के लिए खरीद फरोख्त करना, बार बार हॉर्स ट्रेडिंग का नाम आप लोग और ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना, आपत्ति मुझे इस शब्द पर। खुद एलिफेंट ट्रेंडिंग से सत्ता पे काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर अपने अंतिम दौर से गुजर रही है और ये बार बार दुहाई देते हैं अपने खुद के उप मुख्यमंत्री को एसओजी का नोटिस दे करके। कोविड की महामारी में आप अंडरग्राउंड रहे थे, जनता भूली नहीं है। और तुष्टीकरण की आड़ में आपने आधी आबादी की क्या हालत की, ये भी जनता देख रही है। राज्यसभा की बात पर मैं पुनः आऊंगी तो राज्यसभा का अंदरूनी घमासान कांग्रेस के अंदर है। ये हिल चुकी है कांग्रेस बुरी तरह से, क्योंकि कोई संतुष्टि नहीं है इनसे। आप देखिए कि इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी लिख दिया कि हमसे भी शायद कोई कमी रह गई है सेवा में। तो ये असंतुष्टि का दौर राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी है। यही 3 क्यों, हम क्यों नहीं? कांग्रेस उत्तर नहीं दे सकती इसका। और यहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की दरार इतनी जबरदस्त थी कि आज उनको दरकिनार कर दिया गया, तो इसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। तो आपके कैंडिडेट को लेकर के भी निमिषा जी सवाल उठा, भाई घनश्याम तिवारी और वसुंधरा राजे को लेकर के तो राजेंद्र मेघवाल जी ने सवाल पूछा ही आपसे, तो फिर उसका भी जवाब दीजिए, उसके क्या मायने फिर समझे जाए। आज देखिए, मैं इसका जवाब को देती हूँ, बिल्कुल इसका जवाब देती हूँ। सार्वजनिक जीवन में 1980 से जनसंघ के सदस्य हैं, वो 6 बार के विधायक रहे। उनका कंट्रीब्यूशन पब्लिक लेवल पर राजस्थान में और राजस्थान की पूरे क्षेत्र की जानकारी रखने वाले हमारे प्रत्याशी घनश्याम तिवारी जी का आज जो सम्मान राज्यसभा में हम नामांकन के साथ में किया है, वो सार्वजनिक तौर पे है। और आज राजस्थान की स्थिति का ये देखा तो राजस्थान को जिस तरह से स्थितियां कांग्रेस की आ गई हैं, तो कांग्रेस के पास तो कोई है ही नहीं व्यक्ति। चिंतन शिविर के बाहर तुरंत गुजरात और पंजाब की तोड़ सबके सामने। तो कांग्रेस अपना चिंतन ना करके बार बार हॉर्स ट्रेडिंग शब्द कहां से लाते हैं आपने खुद ने बसपा में नैतिकता त्याग दी आपने, और तोड़ करके आप यहाँ पर अपने यहाँ ले आए, और आज उनका केस जो जनता सब जानती है। राजेंद्र, जब वहां नागौर की स्थितियां, जो बच्ची महिला जो तालाब में मिली सूखी लाश उसकी, तब इनके एक शब्द नहीं आया। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी जवाब दीजिए। आप कांग्रेस जो है राज्यसभा में 3 राजेंद्र जी, ये सवाल तो बहुत बराबर उठ रहा है कि तो कैंडिडेट्स को लेकर के सवाल तो है कि भाई कोई राजस्थान के अंदर कैंडिडेट नहीं था जो आपको बाहर के कैंडिडेट लाने पड़े, और ये तो आपकी पार्टी के अंदर से भी सवाल उठा है। बीजेपी तो बाद में इसको कह रही है, पहले आपकी पार्टी के अंदर से शुरू हुआ। ठीक है, सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। पहले तो जो आपने सवाल पूछा था उसका हमारी निमिषा जी जवाब नहीं दे पाई। आपने पूछा था कि भाजपा को अगर इतना ही भरोसा था तो सुभाष चंद्रा को भाजपा का प्रत्याशी बनाना था, क्योंकि जब भाजपा के विधायक उनके प्रस्ताव पर साइन कर रहे हैं,
तो ये उसका जवाब नहीं दे पाई और बातें इधर से उधर करने लग गई, ये तो इधर उधर की बातें करने लगी। आपके 20 विधायक, चलो आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, मैं तो बोल आप रही हूं बोलो, ना, बोलो, बोलो। हमारे पास 30 वोट है, इनके पास में 30 वोट है, ये खुद बोल रही है 41 वोट चाहिए, 30 वोट है, तो बेशर्मी से निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रही है, बेशर्मी के साथ में। और इसको ये पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के होने के बाद में यूपी में जाके चुनाव लड़ते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कोई योग्य नहीं है क्या भाजपा के अंदर? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से गुजरात से जाकर यूपी में चुनाव लड़ते हैं, क्या यूपी में कोई योग्य नहीं है? इतना बड़ा है, 27 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद बनारस से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है क्या? आपने वहां के मुरली मनोहर जोशी को हटाकर, मतलब मोदी को वहां पे, आप इसका जवाब देना पड़ेगा। ये देश के अंदर चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कोई भी आदमी हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इन लोगों को पहले संविधान पढ़ने की जरूरत है। इन लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं है, ना तो संविधान पढ़ा है ना लोकतंत्र की इनकी समझ है, क्योंकि ये लोकतंत्र के विरोधी रहे, ये संविधान के विरोधी रहे। इन्होंने कभी संविधान नहीं पढ़ा, संविधान का विरोध किया, बाबा साहब का विरोध किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया। ये तो मनुस्मृति को संविधान मानने वाले लोग हैं, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। मोदी गुजरात से जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और राजस्थान से भी के अल्फांजो को इन्होंने टिकट दिया, विजय गोयल को राज्यसभा में भेजा, तब इनको शर्म नहीं आई। पीयूष गोयल कहां से जीत के जा रहे? तो आज इनको सोचना चाहिए, अरे इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं, अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले को ये वीर ठीक कहते है। हैं। देखिए अब आप लोग मुद्दे से भटकने लगे। अंग्रेजों के पेंशन लेने वाले अपने ठीक है, मुद्दे से नहीं भटके, आज पे रही। मुखबरी करने वाले लोग जिन्होंने देश की आजादी को कभी भी मुद्दे को भटकना इसलिए कि ये बीच में बोल रही है, तो मैं निमिषा जी, इनको आईना दिखाना चाहता हूँ कि मतलब निमिषा जी एक एक करके, भाई एक एक करके बोले तो बेहतर होगा, एक एक करके बोले तो बेहतर होगा। डॉक्टर निमिषा जी देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं ना, चर्चा का कोई फायदा नहीं। आप दोनों लोग एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। एक एक करके डॉक्टर निमिषा जी, पूरा समय दिया मैंने आपको। देखिए आपकी पूरी बात मैंने सुनी, लेकिन अभी उनकी बात को सुनिए, मेघवाल जी की बात को पहले सुनिए। निमिषा जी थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रख करके सुने पहले। निमिषा जी सुने, नहीं निमिषा जी ऐसे नहीं, कोई फायदा नहीं है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है, समय की खराबी है, ये केवल समय की खराबी है। राजेंद्र जी, पहले राजेंद्र जी की बात कंप्लीट होने दें। निमिषा जी पूरा समय मैंने आपको दिया, मैं फिर समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा, लेकिन अभी नहीं, ऐसे इंटरप्ट करने का कोई फायदा नहीं है। राजेंद्र जी कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वाले गॉडसे के पुजारी अभी ये कहते हैं कि गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। अरे यार, तय तो कर लो कि गॉडसे को मानते हो या गांधी को, ये पहले तय तो कर लो। आप लोग कंफ्यूज हैं, आपको जब वोट चाहिए तब गांधी और विचारधारा की बात आती है तब गॉड से लेके बैठ जाते हैं। तो पहले तो इस बात का तय हो जाए कि आप गॉडसे के, आप मेरे साथ में गॉड से मुर्दाबाद का नारा लगाइए, गॉड से मुर्दाबाद, आप बोलिए गॉड से मुर्दाबाद। मैं पूछता हूं आपसे, नहीं बोलेंगी क्योंकि ये भारत माता की जय हम पहले बोलते थे, भारत माता की जय, जय जय जय, ये नहीं बोल पाएंगी। गॉड से मुर्दाबाद, वीर साहब सावरकर गुलाम था और अंग्रेजों का मुखबिर था। 60 रुपया मुखबरी करने वाला, 60 रुपए पेंशन लेने वाला आदमी, देश का गद्दार को आप वीर कहते हैं। 2-3 दिन पहले भारत माता का जय आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए भारत माता एक छोटा सा टुकड़ा है। आप भारत माता को जमीन समझते हैं, जबकि हम पूरे 137 करोड़ लोगों की माता समझते हैं भारत माता को। आप भारत माता गॉडसे के पुजारी, सावरकर के पुजारी, गॉडसे के पुजारी, जिनका पता भारत माता के लिए क्या किया, गॉडसे ने क्या किया भारत माता के लिए, गॉडसे ने क्या किया भारत माता के लिए। अरे देखिए भाई, यहाँ राज्यसभा चुनावों की चर्चा हो रही थी, आप लोग नारेबाजी करने लग गए। यहाँ राज्यसभा चुनावों की चर्चा हो रही है, आप लोग भारत माता की जय और नारेबाजी करने लग गए। अरे भाई ठीक है, भारत माता की जय इस देश में सब कह सकते हैं। अरे ठीक है, देखिए ये निरर्थक चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। आप भारत माता की जय बोलिए, आप वोट से मुर्दाबाद बोलिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुद्दे पर आते हैं, देखिए इससे करने से कुछ नहीं होगा। निमिषा जी मुझे ये बताइए, चूंकि अगर 11 कम हैं आपके पास, निमिषा जी अरे राजेंद्र मेघवाल जी, ये समय खराब करने का कोई फायदा नहीं है, आपको भी पता उसका उत्तर क्या है, इसलिए ये समय यहाँ खराब करने से कोई अर्थ नहीं है।
आप लोग आराम से चुनावी मंच पे ये सब करिएगा। बुलवाओ ना, आप लोग चुनावी मंच पे करिएगा। ये चुनावी मंच नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है। यहाँ पे चर्चा हो रही है, चर्चा को चर्चा की तरह से लें। डॉक्टर निमिषा जी, मुझे ये बताएं, 11 कम पड़ रहे हैं तो आप लोग उसको कहीं से तो लाने वाले हैं ना, तो ये सवाल तो उठना लाजमी है। और अगर आपके पास है वो, आपके पास समर्थन है अगर, तो आप वो समर्थन दिखाइए। ये चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? ये सवाल आप लोगों ने खड़ा करने का मौका दिया है, फिर आप कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग मत कहो, ये गलत शब्द है। प्रस्ताव में साइन करते हैं। निमिषा जी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस अपने मानसिक दिवालियापन के साथ में जिस तरह से, अरे आयुष जी, ये देखो अपनी भाषा की गरिमा इनको पता नहीं है। ये महिलाएं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये कुछ भी बोलेंगी तो मैं इनकी बात सुनने वाला नहीं हूँ। इनका मानसिक दिवालियापन यहाँ पे जगजाहिर हो चुका है। जब भी इनसे कोई बात पूछी जाती है तो ये अनर्गल प्रलाप करने लग जाती है। इनके पास में तथ्य नहीं है, अनर्गल प्रलाप करती है। और आप राज्यसभा पे सवाल पूछ रहे हैं और ये पता नहीं उल्टी सीधी बातें करने लग गई। पहले इनसे पूछ तो लो, डिबेट किस पे है? इस्तीफा देने वाले बीटीपी इनका पहले इनको दरकिनार कर चुकी है, आरएलपी ने हमको सपोर्ट कर दिया है। अच्छा, निश्चित तौर पर आप ये मान के 71 वोट लेके दो आदमी को अपने 41 बताइए किसको जिताना चाहते हैं आप? और आप स्थिति आप देखिए, कांग्रेस जो है अपनी हार यहीं पर इसी लाइव डिबेट में शो ऑफ कर चुकी है, क्योंकि खत्म होने की कगार पर है। और बार बार जो ये विषयांतर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसी समझ में आता है कि कांग्रेस को अपने विधायकों को बाड़बंदी, आप तो कह रहे हैं हम तो जीत हमारी सुनिश्चित है, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए 3 आदमी उतारे। आपको डाउट था इसलिए आपने एक डमी कैंडिडेट उतारा है। डमी कैंडिडेट तो आपने उतारा है, डमी कैंडिडेट आपने उतारा है। आपको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। आपको पता है कि कहीं विधायक टूट नहीं जाए, इसलिए आपने डमी कैंडिडेट उतार दिया। आपने डमी कैंडिडेट उतारा, भाजपा का निर्दलीय कैंडिडेट। आप उसके बारे में बताइए, वो निर्दलीय है कि भाजपा का कैंडिडेट है? आप बताइए। और सबका प्रयास, ये जो प्रयास है ये निर्दलीय भी, अरे सिर्फ 2 लोगों के, पूंजीपतियों के गुलाम पार्टी, पूंजीपतियों की गुलाम पार्टी। ये विक्ट्री साइन आप याद रखिएगा 10 जून पर आप, क्योंकि जन भावना के अनुरूप आत्मा का जवाब देंगे। क्या आत्मा का जवाब देंगे? जो सेंट्रल पार्क में वॉक करके सरकार को जगाते हैं, जो अपना इस्तीफा देते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस समर्थित है, लेकिन अन्य जो कुछ नहीं, सारे ही हैं, सारे के सारे हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बने हुए, कुछ बोर्ड और निगमों के चेयरमैन बने हुए। इसलिए छोड़िए, आप छोड़िए, आपको पता नहीं है पूरी बात। आप पूरी लिस्ट देखिए उनकी, आपके सलाहकारों ने तो लिखी, सारी सलाहकार, हाँ सलाहकार साथ में। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या अपने नंबर बढ़ाने, यहाँ पर ये बताना कि हम जीत चुके, लेकिन इनकी जो चीख है ना, वो चीख इसीलिए है कि क्योंकि हारता हुआ इनको दिख रहा है अपना प्रत्याशी। तीनों प्रत्याशी 126 वोट हमारे पास, इनके पास सिर्फ 71 वोट। 71 वोट से कैसे जीतेंगे 2 सीटें? इनको जोतना पड़ेगा, इनको गिरेबान में झांकने की जरूरत है, इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का माहौल खराब करना चाहते हैं, इस बात के आप जान चुके हैं। नहीं तो मेघवाल जी कैसे होगा? अगर आपके पास पूरे 26 हैं और आपको पूरा 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 भरोसा है कि वो 126 आपके साथ में है, तब तो आपको आराम से बैठना चाहिए भाई। ये 3 उतारें, 4 उतारें, कुछ भी करें, वो तो आपके साथ है ना 126। नहीं, तो आराम आपको से क्यों दिख बैठे रहे ना। हैं? मैं तो नहीं, आप लोगों ने ये कहा ना कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जाएगा ही नहीं। जब इनके साथ आप इतने आश्वस्त हैं कि कोई जाएगा ही नहीं, तो माहौल कैसे खराब होगा? कैसे खराब होगा? जब कोई जाएगा ही नहीं तो कैसे खराब हो जाएगा? तो सवाल उठा रहे हैं ना आप ही लोगों ने तो कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले हैं। इसका मतलब कुछ डाउट है, कुछ शक शुबा है आप लोगों को? नहीं, अरे हॉर्स, सुनिए, अरे हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास करेंगे, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम तीनों सीटें बहुत कन्विंसिंगली जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में 126 विधायकों का समर्थन है। तो ये प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं। तो बाड़ेबंदी तो आपकी भी होगी, बाड़ेबंदी तो आपकी भी होगी, आपकी भी होगी बाड़ेबंदी। आप भी करते हो बाड़ेबंदी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतदान की प्रक्रिया के लिए जो जानकारी देने के लिए है। ये देखो बीच में बोलने लग जाती है, इसलिए इनके पास में कोई तथ्य है नहीं, तो ये बीच में बोल के डिबेट को हमेशा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम बहुत आराम से तीनों सीटें जीत रहे हैं और हम तीनों सीटें जीतेंगे। आप मेरा ये साइन देख लीजिए, हम विक्ट्री के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। हम तीनों सीटें जीत रहे हैं और ये लोग प्रयास करेंगे, इनको पूरी तरीके से हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और भाजपा ने 15 साल पहले जो कुत्सित प्रयास किए थे, उसी तरीके से इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। निमिषा जी, मुंह की खानी पड़ेगी। 15 साल पहले जो प्रयास किया था वैसा ही, और अब इस बार तो बिल्कुल ही कामयाब नहीं होंगे। देखिए 15 साल पहले जो किए थे, हाँ 2 दिन लद गए,
हम आजादी के 75वें वर्ष को मना रहे हैं। अरे आजादी में योगदान क्या आपका यार? अंग्रेजों के गुलाम थे आप, मुखबिर थे। जवाब देना योगदान क्या है? हमेशा से पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। ये सब आजादी का नाम आपके मुंह से शोभा नहीं देता। योजना हो इनकी या फिर रेट की धांधली हो, न तो लोकतंत्र को मानते थे और ना इस देश को मानते थे। ये कहते थे कि हम इस देश को ही नहीं मानते, हम इस संविधान को ही नहीं मानते। ये सारे वादे छलावा थे और ये निर्दलीय विधायक जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। अच्छा। इसलिए वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, क्योंकि आज भी आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पूरा पैसा ट्रांसफर किया है। प्रधानमंत्री तो देश को बेचने में लगे हुए। ये कौन से किसान की बात कर रहे हैं? किसान नेता के साथ जो बदसलूकी भाजपा के गुंडों ने की है वो पूरा देश देख रहा है और भाजपा जवाब देगी इस बात का। सम्मान जो है प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं। देखिए मेघवाल जी, आप ये जान लीजिए 2 राज्यों तक सिमट चुके, आप इतना झूठ बोलते अरे आप तो 2 सीटों पे ही थे, 84 में 2 सीटों पे थे। आपके अटल जी का पूरा खर्चा उठाया कांग्रेस की सरकार ने। आप लोगों का कुछ है ही नहीं, भाजपा कहीं थी नहीं। हमने भाजपा को विपक्ष बनाने लायक सीटें तो दी। इतने डरे हुए हैं कि बौखलाहट में आपको दबाव की, प्रपंच की, छल की सारी राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए करनी पड़ रही है। अब उसका अंतिम समय आ चुका है और बाड़े बंद अपने अंतिम समय के लिए कह रही है। अब सुन लो ढंग से आप, आयुष जी अपने लिए कह रही है ये सब जो भी बोल रही है। बीटीपी को छलावा रखने वाले लोग, आदिवासियों को झूठे छलावे में रखने वाले, अनगिनत प्रलोभन वाले पद बांटने वाली पार्टी खत्म पर, समाप्ति पर है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों को जीत करके लाएगी। क्यों? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका। चलिए ठीक है, अब हम लोग भी राज्यसभा के चुनावों का ही इंतजार कर लेते हैं। आप दोनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि 5वें कैंडिडेट को लेकर के जाहिर बात है सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि अगर वोटों का गणित आप देखेंगे तो वो फिट नहीं बैठता है। लेकिन अब देखना यह है कि इस राज्यसभा चुनाव में अभी और क्या रंग देखने को मिलते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।